नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे भगवा आतंक की कहानी मनगढ़ंत की। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। अपने फैसले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने अभिनव भारत संस्था को भी मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से बरी कर दिया है। यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता। अदालत केवल धारणा और नैतिक साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती। इसके लिए कोई ठोस सबूत होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि मालेगांव में विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि उस मोटरसाइकिल में बम रखा हुआ था। आपको बता दें कि मामले में 2018 में एनआईए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 19 अप्रैल 2025 को बहस पूरी हुई। कोर्ट ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया। पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए यह बहुत बड़ा दिन है और एक अन्य आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए भी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आया फैसला सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए ही राहत की बात नहीं है, बल्कि स्पेशल कोर्ट के फैसले के प्रभाव का दायरा काफी बड़ा है, क्योंकि यह मामला महज एक ब्लास्ट से कहीं आगे बढ़कर भगवा आतंकवाद के उदाहरण के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। उधर इस फैसले ने एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है। यह फैसला जहां बीजेपी को हिंदू विरोधी राजनीति पर हमले का मौका दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बचाव की मुद्रा में ले आया है। अब यह फैसला आने के बाद तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। मालेगांव विस्फोट केस में विशेष एनआईए कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। कोर्ट का यह स्टेटमेंट धर्म और राजनीति दोनों के लिहाज से बेहद अहम है। जाहिर है यह फैसला सिर्फ प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही नहीं, बल्कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाले सभी नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे अपने ही देश में आतंकी बना दिया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने कहा यह मेरे अकेले की जीत नहीं है, यह भगवा की भी जीत है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत गढ़ा। उन्होंने कहा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को न्याय का मजाक करार देते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, कई सवाल भी उठाए। कहा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन 6 मासूम लोगों को किसने मारा। उधर मुंबई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद पीड़ित परिवारों ने फैसले पर निराशा जताई और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। कहा कि सारे सबूतों को दरकिनार करते हुए फैसला सुनाया गया। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज इसी पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू की।
उसका एक बड़ा मामला आज आया है, जो कोर्ट ने पाया कि ना कोई एविडेंस है, ना उस मोटरसाइकिल का कोई चेजिस नंबर है, न कोई बाकी नंबर है, और वहीं पर गवाहों ने यह भी कहा कि उनको मारा गया, उनको प्रताड़ित किया गया और जबरन स्टेटमेंट दिया गया। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए, और इसलिए उन्होंने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी बंडली ने, और मालेगांव की सोची साची घटना में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया, उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उसके कारण इतनी पीड़ित है कि वो चलने योग्य भी नहीं है, इतनी यातनाएं उनको दी गई, और भी कई साधु संतों को सताया गया। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है, और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बंबई का हमला, तो भगवा आतंकवाद को लेकर जो कहानी घड़ी गई थी, अब वो झूठी साबित हो गई है और इस कहानी का अंत भी हो गया है, ऐसा अब सत्ता पक्ष के बड़े नेता कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष कई सारे सवाल उठा रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपका जल्दी से करवा देता हूं। बीजेपी नेता अनिल गोयल है हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर पवन डोंगरे है। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे ही करूंगा। फैसला आया, NIA की कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है, लंबे वक्त के बाद इसमें फैसला आया है और 7 जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया। यह कहा जा रहा है पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, साबित नहीं कर पाए, आरोपियों को बरी किया जाता है। कैसे देखते हैं फैसले को? ऋषभ जी, देखो, इससे एक बात साबित होती है कि जो UPA की सरकार थी, उन्होंने सिर्फ एक तुष्टीकरण के नाते, किसी एक समुदाय को खुश करने के नाते जो भगवा आतंक का झूठी कहानी घड़ी है, आज उसका पर्दाफाश हुआ। आज निश्चित तौर पर हिंदू समाज के दिमाग में आए कि सरकार भी इतनी गलत हरकत कर सकती है। सरकार भी अपने एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय पर झूठा आतंकवाद का, मतलब भगवा आतंकवाद का आरोप लगा सकती है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर भी भगवा कलर है, इनका जो कांग्रेस का है उसके अंदर भी भगवा कलर है। अनिल जी, भगवा आतंक, अनिल जी, ये भगवा अनिल जी, क्या बहुत निवेदन के साथ मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार पर सवाल उठें, लेकिन क्या जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना चाहिए? ATS, NIA की जांच पर सवाल उठना चाहिए? कि मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई झूठे मुकदमे फंसाएंगे तो जब जांच होगी तो सही चीजें सामने आएंगी, और जो किसी अधिकारी ने किसी दवा में कुछ करा वो भी चीज सामने आ रही है। आज ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि ये जो है बिल्कुल झूठा मुकदमा लगा करके हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा आतंक की जो साजिश रची गई है उसका पर्दाफाश हुआ है। और इनको ये नहीं पता कि हमारे ध्वज में भी, राष्ट्रीय ध्वज में भगवा कलर है,
कांग्रेस के अंदर भी भगवा कलर है। कहा इस यह वक्त के भी जा अंदर रहा है कि एटीएस के चीफ जो हेमंत करकरे थे, अगर वो जिंदा होते, मुंबई ब्लास्ट में उनकी जान ना गई होती, तो उनके हाथ में इस मामले को लेकर बहुत बड़े बड़े सबूत थे और वो सामने आते तो शायद ये केस कुछ और होता। ये बात तो ठीक है, अगर वो कुछ सामने आती तो चीज अलग होती, लेकिन मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि कम से कम तुष्टीकरण को खत्म होना चाहिए। इतनी अधिक तुष्टीकरण से बात नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने जांच करी है तो जो आरटीए आरडीएक्स की और बम की बात कर रहे हैं, उसका कोई सबूत नहीं मिला। ये जो बाइक कहते हैं बाइक साध्वी जी की थी, उसका कोई इनके पास प्रूफ नहीं पेश कर पाए। पंचनामा से ढंग से नहीं हुआ। और बम ब्लास्ट से पहले कोई मीटिंग की, ये इन्होंने बड़ी चर्चा करी है, बम ब्लास्ट से पहले कोई मीटिंग नहीं हुई, ये सिद्ध नहीं कर पाए। हमारे कहने का मतलब ये है कि कहीं भी कोई चीज सिद्ध नहीं कर पाए और सिर्फ झूठा मुकदमा फंसाया। और साध्वी जी को जब उन्होंने बुलाया तो साध्वी जी सही मायनों में सहयोग करने के नाते वहां पर गई, उनको गिरफ्तार करा गया, उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनके साथ गाली गलौज करी गई और उनको इस तरीके से धक्का दिया कि उनका सिर दीवार पे जाकर लगा और नीचे हिस्सा जमीन में जाकर लगा। इस तरीके का जो इन्होंने व्यवहार करा है, तो उसकी आज दूध का दूध पानी पानी हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अनिल जी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी जिन्हें बरी किया गया है वो भी अब अन्याय के पात्र हैं, अन्याय हो रहा है उनके साथ। बाकी जो 6 लोग जिन्होंने जान गंवाई उनके साथ भी अन्याय हुआ, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग अगर बरी हो गए, वो दोषी नहीं थे, तो इतने समय तक उन्होंने प्रताड़ना झेली, समाज से उन्हें बहुत सारी चीजें झेलने को मिली, प्रताड़ना जेल के अंदर भी और उसके अलावा भी बहुत सारे दोष। और 6 लोग जिनकी जान गई उनके साथ भी अन्याय। दोषी कौन है? ये तो उस समय की सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो दोषी हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार करके कार्रवाई कराना, ना कि अपने राजनीतिक जिम्मेदारी तो जांच एजेंसियों की भी थी आतंकवाद को साबित करने के लिए। अनिल जी, जिम्मेदारी तो जांच एजेंसियों की भी थी और उनको आरोप लगाओ। और ऋषभ जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि किसी भी तरीके से निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ये तो उस समय की सरकार ने जो इसमें मुकदमे डाले हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको जो वाकई में निश्चित तौर पर जो लोग मरे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना जो हुआ है, तो उनको उसी ये जो फैसला आया है अनिल जी, इसका पूरा ठीकरा पूर्ववर्ती सरकारों पर नहीं डाला जाता। जांच एजेंसियों का भी जिम्मेदारी है। जांच एजेंसियां अपना काम सही तरीके से अगर कर रही होती तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। जो अन्याय लोगों के साथ हुआ है वो अन्याय ना होता। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पवन जी का मैं रुख कर लेता हूं। पवन जी, पूरी बात अनिल जी की आप सुन रहे थे। दोषी कौन है? ये जो फैसला आया है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो न्याय व्यवस्था ने अगर कोई फैसला किया तो वो भारत के हर नागरिक को मानना पड़ता है, ये बेस है। नंबर 2, जिस तरीके से अनिल जी पूरा का पूरा ठीकरा सरकारों के ऊपर फोड़ रहे हैं, तो अब जितने लोगों के ऊपर अभी गुने दाखिल हो रहे हैं वो सारे गुने उनके गुनाहों की वजह से हो रहे हैं या सरकार कर रही है? आप मुझे इसका स्पष्टीकरण कीजिए। अरे, एटीएस ने जब उनको किसी संदिग्ध बोल के उन लोगों को उठाया तो क्या वो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है? आप ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? मतलब अभी जब 2014 से आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जितने लोगों पर आतंकवादी गुने दाखिल किए गए ये सारे क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने कराए? वो लोगों का कोई दोष नहीं है। एटीएस एनआईए की जांच में त्रुटि थी नहीं है। पवन जी, अरे, एटीएस ने जब उनके ऊपर कहा, एटीएस ने किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया। एटीएस को लगा कि एटीएस और एनआईए की जांच में त्रुटि थी। किसने कहा? भगवा आतंक किसने कहा? सर, भगवा आतंक किसने कहा? ने लिखा आऊंगा उस पर अनिल जी, मैं आऊंगा उस पर अनिल जी। भगवा आतंक पर भी मैं आऊंगा, भगवा आतंक पर भी मैं आऊंगा, दिग्विजय सिंह के बयान पर भी मैं आऊंगा, राहुल गांधी के बयान, सोनिया गांधी पर भी आऊंगा। पवन जी, आपको क्या लगता है कोई एक ही जाति धर्म का आदमी आतंकवादी एक्टिविटी कर सकता है? हमारे हिसाब से जो आदमी लोगों की हत्या करता है, जो आदमी डिस्ट्रॉय करता है, जो आदमी लोगों को तकलीफ देता है, वो आतंकवादी होता है। भारत का पहला आतंकवादी। तो आप लोग इसको भगवा से क्यों जोड़ रहे थे? पवन जी, पवन जी, आतंकवादी और आतंक का कोई भी रंग नहीं होता। पवन जी, आतंकवादी का और आतंक का ना कोई रंग होता, ना कोई मजहब होता है। फिर आप लोग भगवा से आतंक को क्यों जोड़ रहे थे? आप मुझे बोलिए, हम यही बोलना चाह रहे हैं आपको। ये जिस तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है, नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, कांग्रेस नहीं फैलाती है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा। पवन जी, आपने दिया है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा। अरे, कांग्रेस के बड़े नेता भरे मंच से भगवा आतंकवाद की परिभाषा कर रहे थे। एटीएस की रिपोर्ट में लिखा गया, वो कांग्रेस के लोगों ने नहीं कहा।
वो एटीएस के रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है। एटीएस और के एनआईए रिपोर्ट्स की में जांच तो अभी भी ATS को संदिग्ध बोलिए में ना। है, लेकिन मैं आपकी संदिग्ध पार्टी और आपके बिल्कुल है। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। पवन जी, आपके नेताओं ने भरे मंच से भरी सभा में क्या भगवा को आतंकवाद नहीं कहा? सवाल है, मेरा सवाल अनिल जी को है और आपको है कि जिन हत्या हुई, जो लोगों मारे गए, जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई, क्या उनकी हत्या नहीं हुई? बिल्कुल उनकी हत्या हुई और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका न्याय अभी बाकी है पवन जी, मैं कह रहा हूं अभी इस वक्त उनका न्याय अभी भी बाकी है। लेकिन अगर कोर्ट ने, आप अभी कह रहे थे कि कोर्ट का जो फैसला है वो मान्य होगा, सबको मानना चाहिए। कोर्ट ने फैसला किया, जो 7 लोग थे उनको बरी कर दिया गया है। जो पीड़ित के परिवार हैं पवन जी, जो पीड़ितों के परिवार हैं वो कह रहे हैं हम हाईकोर्ट जाएंगे, उच्च अदालतों में जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने फैसला दिया, अगर निचली अदालत का फैसला मान्य होता तो वो पीड़ित जो है वो मानते। आप तो अभी भी कह रहे हैं पीड़ित लोगों को पूरा अधिकार है भारत के संविधान के अंदर कि उन्होंने बिल्कुल हाईकोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल उनका अधिकार है, लेकिन निचली अदालत का फैसला वो तो नहीं मान रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है। मेरी बात सुनिए, नहीं, वो अधिकार की बात कर रहे हैं आप, अधिकार बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अधिकार है, हाईकोर्ट जाने का भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार है। लेकिन निचली अदालत में जो फैसला आया है वो तो अभी नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फैसला बिल्कुल गलत है, हम उच्च अदालत में जाएंगे। भारत के संविधान में 3 बड़े ये रखा हुआ है, सेशन कोर्ट में अगर कोई निर्णय होता है तो आप हाई कोर्ट में, अगर आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आप ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई निर्णय आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहां तक के देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में हम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो है उनसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास भी हम गुहार लगा सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। ये तो संविधान में दिया हुआ है और होना ही चाहिए ना। मुझे बताइए, उन निर्दोषों की हत्या नहीं हुई क्या? उन निर्दोषों के साथ में आतंकवादी एक्टिविटी नहीं हुई क्या? पवन जी, मेरा ये सवाल ही नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने की कोशिश नहीं करी? बड़े बड़े नेता मंच से कह रहे थे भगवा आतंकवाद। कांग्रेस कभी किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करती है। पवन जी, आपके बड़े नेता भरे मंच से मीडिया में सबके सामने कहते रहे भगवा आतंकवाद की परिभाषा वो करते रहे, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। अनिल जी बोलिए। अनिल जी, मैं इस पर पवन जी, इतने बड़े न्यूज चैनल पर बैठ करके आप सफेद झूठ बोल रहे हो कि आपने भगवा आतंकवाद नहीं कहा। पी चंद्रम ने, मैं आपके मंत्री का नाम बता रहा हूँ, पी चंद्रम ने भगवा आतंकवाद कहा। दिग्विजय सिंह। और आप कह रहे हो कि आतंकवाद आतंकवादी होता है, उसका कलर नहीं होता, और आप उसको भगवा आतंकवाद कहते हो। तो इससे अनिल जी, आप बता दीजिए आतंकवादी कौन से जात में होता है? अभी टीवी पे बैठ के अगर मैं पे झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी तो काला झूठ बोल रहे हैं। आप भी तो काला झूठ बोल रहे हैं अनिल जी। आतंकवादी बताइए ना, आतंकवादी का कलर बताइए, आतंकवादी का धर्म बताइए। अरे जो उस एक्टिविटी में पकड़ा गया, जो व्यक्ति उस आतंकवादी एक्टिविटी में पकड़ा गया, पवन जी, आतंकवाद और आतंकी का ना कोई मजहब होता है ना कोई रंग होता है। लेकिन आप लोग क्यों सिनेरियो बना रहे थे कि भगवा आतंकवाद के चलते ये गतिविधि हुई, भगवा आतंकवाद के चलते ब्लास्ट किया गया, भगवा आतंकवाद के चलते 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, माफ कीजिए। 100 से ज्यादा लोग जो घायल हुए उनको न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट ने उस बात से डिनाई कर दिया, कहा 95 लोग घायल हुए थे, 6 लोग मारे गए। आतंकवादी होता है, जो लोगों की हत्या करता है वो आतंकवादी, जो लोगों में दहशत निर्माण करता वो आतंकवादी, वो किसी भी जाति धर्म का हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, जो लोगों के ऊपर हत्याएं करेगा, जो लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा, जो लोगों को मारेगा, वो आतंकवादी कहते हो। वो आतंकवादी जो लोगों की हत्या करता है। धर्म का क्यों ना हो, लेकिन आप हिंदू वालों को झूठे आप डिफाइन कीजिए, आप बोलिए मुझे आतंकवादी की कौन सी जात होती है? आप बताइए, नेशनल टेलीविजन के ऊपर आप बैठे, आप जिस तरीके की बात करेंगे, आप मुझे बताइए आतंकवादी का कलर कौन सा है, उनकी जात कौन सी है, बताइए। आप किसी एक जाति धर्म को कटेरे में पवन जी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा, अपनी बयानबाजी में भगवा आतंकवाद का जिक्र नहीं किया। आप मुझे एक बात बताइए, एटीएस के रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो उन्होंने पढ़ा? एटीएस की, मैं एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं। एटीएस आज के समय में सबसे ज्यादा सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, आपके नेता हैं। एटीएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं पवन जी, मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं। क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भगवा आतंकवाद नहीं कहा? मुझे एक बात बताइए,
जितने लोग पकड़े गए वो कौन सी जाति धर्म में बिलोंग कर रहे हैं बताइए? आप मुझे बताइए, सारे लोगों का नाम लीजिए। तो आप इनडायरेक्टली हिंदुओं को बोल रहे हैं, किस समाज से बिलोंग कर रहे हैं आप इनडायरेक्टली भगवा रंग को हिंदुओं से जोड़ रहे हैं, हरा रंग मुसलमानों से जोड़ेंगे आप। मैं किसी रंग को जोड़ नहीं रहा हूं। रंग की राजनीति शुरू हो जाएगी क्या साहब? बात करते मैं उसके ऊपर ये काम रहेगा क्या? अनिल जी आप बता दीजिए ना, फिर आतंकवादी कौन सी जात का होता है ये बता दीजिए प्लीज। हम तो झूठ बोल रहे हैं ना, आतंकवादी बता आतंकवादी दीजिए, है। आप डिफाइन कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि ये जाति के धर्म के लोग सिर्फ आतंकवादी होते हैं, ऐसा बोल दीजिए। हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, हम डिफाइन कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति लोगों को मारता है, हिंसा करता है, क्रूरता करता है, वो आतंकवादी। जो लोगों की जान लेता है वो आतंकवादी। क्या गलत बोल रहे हैं आप? जो लोग लोगों की जान लेते हैं वो आतंकवादी। आतंकवादी की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, भगवा रंग जान लेता है कोई कलर नहीं। पवन जी, जो समाज भगवा में रंग जान लेता है जो समाज में द्वेष पवन जी, जो भगवा रंग जान लेता है, भगवा रंग मजारों पर भी चादर के तौर पर चढ़ता है, भगवा रंग माता रानी को भी चढ़ता है, भगवा रंग तिरंगे में भी है। लेकिन आप लोग भगवा रंग को भगवा आतंकवाद से जोड़ रहे थे। यही बात हम कर रहे हैं कि भगवा रंग या कोई भी रंग आतंकवाद का नहीं होता है साहब, कोई भी धर्म आतंकवाद का नहीं होता है। लोगों की गुमराह करने के लिए फैला रही है, ये कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन करते हैं। ये कभी भी आप एटीएस के प्रवक्ता हैं क्या? पी चंद्रन एटीएस के प्रवक्ता हैं क्या? एटीएस एक मंत्री एटीएस रिपोर्ट पढ़ेगा क्या? क्या बचकाने वाली बात करें आप? समझदार लोग इतने बड़े चैनल पे बैठ कर अनिल जी हिंदी बात करेंगे क्या? अरे पी चंद्रन ने भगवा आतंकवाद आप डिक्लेयर कर दीजिए कौन से समाज के लोग आतंकवादी होते हैं। चलिए दूध पानी का पानी कर दो। अनिल गोयल जी आप डिक्लेयर कर दो कि ये जाति धर्म का आदमी ही आतंकवादी होता है, वो डिक्लेयर कर दीजिए ना। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पवन जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ट्वीट की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। आप पूछ के बोलिए आप किस जाति पवन जी, करना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। बोल दीजिए कि हम इस जाति को आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहते हैं। भारत में बोल दीजिए ना, आप लोग भारत में ये डिक्लेयर कर दीजिए कि ये जाति धर्म का आदमी आतंकवादी है। आप बोल दीजिए ना, नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के डिक्लेयर कीजिए कि इस जाति धर्म का आदमी आतंकवादी होगा। ठीक है, ठीक है, एक एक करके एक एक करके, ज्यादा समय नहीं बचा मेरे पास। पवन जी, अनिल जी, बहुत निवेदन कर रहा हूँ। पवन जी, अनिल जी, निवेदन के साथ जो लोगों की बहुत निवेदन कर रहा हूँ। अनिल जी, पवन जी, एक एक करके, ऐसे नहीं, दर्शकों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दर्शकों को समझ में ही नहीं आएगा हम किस विषय में बात कर रहे हैं। अनिल जी, एक एक करके, अनिल जी, जांच टीम पर भी सवाल उठना चाहिए। अनिल जी, जांच टीम पर भी सवाल उठना चाहिए, जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना चाहिए। अनिल जी, जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना चाहिए। 2011 में एटीएस से एनआईए को जांच रिपोर्ट सौंपी गई थी। जिसने आतंक फैलाया वो आतंकवादी, उसमें जो लोग पकड़े गए। अरे अनिल जी, अब तो नहीं, पी चिदम्बरम जी ने ये कहा कि जिन लोगों ने आतंक देखिए अनिल जी और पवन जी, बारे में उन्होंने बात देखिए कोई भी धर्म और कोई भी रंग आतंकवाद का नहीं होता। आतंकवाद अलग सिनेरियो है, कोई भी धर्म या रंग को आप आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने पूरा कुकृत्य किया था वो आतंकवाद हो सकते हैं, लेकिन वो है कहां, यह अब भी सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन जी और अनिल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे भगवा आतंकवाद की जो कहानी गढ़ी गई थी, क्या वो मनगढ़ंत थी? और लोअर कोर्ट के बाद अब ये पूरा मामला क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या अभी इस पर बहस होना अब भी बाकी है? जिन लोगों को बरी किया गया है, क्या वो सजा के पात्र नहीं थे? और अगर वो सजा के पात्र नहीं थे तो इस पूरे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दोषी कौन था, वो कहां है? ये अब भी सवाल बना हुआ है। क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? न्याय मिलना भी बाकी है, ये एक सवाल बना हुआ है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।